और बाकायदा हमारे पास कानूनी दस्तावेज भी हैं जो वर्मा जी ने अपने 18-20 साल की रिसर्च के बाद में इकट्ठे किए हैं। अब वो दस्तावेज बताते हैं कि जिस भी आदमी ने उस रुपये की वैल्यू का कूटकरण किया, रुपये का कूटकरण किया, वो आजीवन कारावास उसको होना चाहिए। अब वो क्या कहता है कि आपका जो ये रुपया है, 1 रुपया, मुद्रा केवल रुपए में होगी और रुपए का स्टैंडर्डाइज किया जाएगा तो 1 रुपए की वैल्यू उतनी होगी जितनी 1 तोला चांदी की होगी। सीधा फंडा है। और हमारे बुजुर्गों को यह पता है कि जब भी कोई बैंक कितने ही रुपए का नोट छापता है, वो उसके बराबर का जो सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट रखता है अपने पास। सिक्योरिटी मतलब सोना या चांदी। आमतौर पे सोना रखता है, वो थोड़ा रखना पड़ता है, चांदी थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है। यदि सरकार के पास वो सोना नहीं है तो आप उसके बराबर का सोना अगर नहीं है तो आपका रुपया रुपया है ही नहीं। इसका मतलब तो अब सरकार इतना रुपया विदेशों में भेज चुकी है, इतना सोना भेज चुकी है, उसके पास सोना है नहीं, तो देश की जनता अगर मांगेगी तो कैसे देगी? तो उसने खेल खेला कि हम रुपये को ही खत्म कर देते हैं, तो रुपये की डिवैल्यूएशन को, ताकि अगली पीढ़ी उसको, जो मैंने कल 5 मंकी एक्सपेरिमेंट बताया था, ताकि अगली पीढ़ी को पता ही ना चले। आराम से बैठ के बताइए, आराम से बैठिए। तो रुपये का कूटकरण जो है वो आप नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, रुपये की वैल्यू को खत्म करना शुरू किया। और ऐसे खत्म नहीं कर सकते तो इन्होंने पहला अपराध किया कि जो गवर्नर का प्रॉमिस था, जो उसका एफिडेविट था देश की जनता के साथ, उस एफिडेविट को ही बदल दिया। मैं वो 10 रुपए का नोट आप मुझसे मांगोगे, मैं आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दूंगा। अभी जब ये बातचीत खत्म करूंगा तो ग्रुप में डाल दूंगा। वो 10 रुपए का नोट अपने पास है, पहले का नोट 1960 से पहले का। उसके ऊपर क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। आपकी जेब में रुपए का नोट होगा, 10 रुपए का, 100 रुपए का, देखो निकालो जरा एक बारी। आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको कल को तथ्यों के साथ लड़ना है। आपका कोई भी नोट है जो असली एफिडेविट है गवर्नर का, और यहां कोई वकील बैठा हो या कहीं सुन रहा हो तो ये जान ले, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का छोड़िए, अपना भी एफिडेविट नहीं बदल सकता। अपना एक बार बयान दे दिया तो उसको बदलना अपराध की श्रेणी में आता है, सीधी जेल होती है। तो आप किसी और का तो बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो फ्रॉड किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपके पास व्हाट्सएप भेजूंगा उस नोट की कॉपी। मेरे वो नोट वर्मा जी के पास पड़ा है, मैंने फोटो खींचा है उसका अपने हाथ से। वो नोट अभी अवेलेबल है, अगर आपके पास पुराने नोट घरों में रखे हो तो। उस पर लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। आपके नोट में ऑन डिमांड नहीं है। ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 या जितने भी रुपीज हो, और आखिर में लिखा होता है एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। एट एनी ऑफिस ऑफ। इसका मतलब क्या है कि ये जो रुपए का नोट है, 200 रुपए का ये प्रोमिसरी नोट है, अगर मैं इसको लेकर बैंक में जाता हूं तो बैंक को मैं कहता हूं मेरे 200 रुपए दो। ये 200 रुपए नहीं है, ये 200 रुपए का प्रोमिसरी नोट है। यदि ये ओरिजिनल नोट होगा तो बैंक आपको 200 रुपए देने के लिए बाध्य है। 200 रुपए का मतलब है 1 रुपया बराबर 1 तोला चांदी। लेकिन इसमें बाध्य नहीं है, क्योंकि वो इस नोट को कमोडिटी बना चुका है। इस नोट को वो सामान बना चुका है कि डॉलर में इतने रुपए, डॉलर के बराबर इतने रुपए की कीमत। रुपए की क्या कीमत? रुपया अपने आप में कीमत तय करने वाली चीज। तो ये आपके साथ फ्रॉड हो गया। इकोनॉमिक्स में ये नहीं पढ़ाया जाता। फिर मैं आपके पास एक फोटो भेजूंगा, जो भी मांगना चाहे मुझे व्हाट्सएप कर देना 9518170000 पे। आपके पास वो सिक्के भेजूंगा। वर्मा जी गए सुप्रीम कोर्ट, पूरा का पूरा उस वीडियो में पूरा विवरण है उस पूरी कहानी का।
सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने वो 3 नोट रख दिए, 3 सिक्के 1 रुपए के। एक सिक्का 1919 का, एक सिक्का 1944 का और तीसरा सिक्का 1999 का, 1 रुपए का सिक्का। पहले वो बैंक में गए, बैंक से पूछा तुम अगर मैं ये तुमको जमा कराऊं तो कितने रुपए दोगे? तो बोलते तो 3 रुपए हैं। तो पूछा कि 1919 वाला जो रुपया है वो कहीं इनवैलिड तो नहीं है? बोलते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, 1 रुपए का सिक्का कभी भी चलन से बाहर नहीं हो सकता। 1 रुपया कभी चलन से बाहर नहीं हो सकता, लेकिन रुपए का नोट चलन से बाहर हो सकता है। ये आपके पास जो नोट है ना, जैसे मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे आकर कह दिया कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं है, वो नोट हैं, रुपए नहीं है। रुपया तो एक ही है, 2 रुपए का भी नोट है, 5 रुपए का भी नोट है, लेकिन 1 रुपया है। अगर किसी के पास 1 रुपया पड़ा हो, उसके ऊपर मैं धारक को 1 रुपया देने का प्रॉमिस करता हूं, नहीं लिखा मिलेगा, उसके ऊपर लिखा मिलेगा 1 रुपया, मात्र इतना, वो रुपया है, उसकी कीमत उतनी ही पड़ेगी। अब वो जो सिक्का है, 3 सिक्के लिख लेगा बाद में, वो 3 सिक्के जब बैंक में ले जाए गए तो आपसे पूछा गया, उससे बैंक वाले से, कि ये 3 रुपए हैं। बैंक ने कहा ये 3 रुपए हैं। अच्छा, जब ये 3 रुपए जमा कराएंगे तो वापस भी यही 3 रुपए मिलेंगे क्या? बैंक बोलता है नहीं नहीं, आज वाले 3 रुपए मिलेंगे। तो पुराने वाले 3 रुपए, इसका मतलब वैल्यू 1 ही रुपया है? बोला हाँ 1 ही रुपया है। तो इस 1 रुपए की और इस 1919 वाले रुपए की कीमत में इतना फर्क क्यों है? बोला नहीं नहीं, 1 रुपया है दोनों। अरे तुम्हारे बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बाजार की। जब मैं 1919 वाला 1 रुपया लेकर जाता हूं बाजार में, तो मुझे उसके बराबर में 2 क्विंटल गेहूं मिलता है, क्योंकि उसमें 10 ग्राम चांदी है, प्योर चांदी का 1 तोला चांदी है उसके अंदर। और जब मैं 1944 वाला लेकर के जाता हूं 1 रुपया, उसमें 50% चांदी है, उसमें 1 क्विंटल गेहूं मिलता है। और जब मैं वो 1 रुपया 1999 वाला लेके जाता हूं तो मुझे 1 कप चाय भी नहीं मिलती है, मुझे वो 10 देने पड़ते हैं। ऐसे 1 रुपये में और 1 रुपये में बैंक फर्क नहीं कर रहा, लेकिन मार्केट फर्क कर रही है। तो क्या आपको यह फ्रॉड नहीं लगता है? अब ये आपके 1 रुपए की कीमत का, क्योंकि किसी के घर में अगर मोहर मिल जाती है, सोने की मोहर, जिसकी कीमत 15 रुपए होती थी, सोना है उसके अंदर 1 तोला सोना, उसकी कीमत 15 रुपए रखी गई थी। अगर वो किसी को इनकम टैक्स की रेड में अगर वो मिल जाए, तो इनकम टैक्स वाले उसमें लिखते हैं हमें 15 रुपए मिले, कभी भी सोना नहीं कहते। कितना सोना मिला ऐसा नहीं बोलेंगे, 15 रुपए लिखेंगे। तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, इनकम टैक्स ने 15 रुपए लिख दिए आज से 50 साल पहले सोने के, और आज अगर आप वो पैसे, आप केस जीत जाओ 50 साल बाद, तो उस बंदे का बेटा जाकर उस कागज के ऊपर लिखा हुआ है 15 रुपए, तो आपको 15 रुपए पकड़ा देंगे, आज वाले 15 रुपए। लूट लिया सोना और दे रहे हैं कागज का टुकड़ा। अब ये कैसे होता है? ये पूरा कहानी का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं, फिलहाल बीच वाली चीज खा रहा हूं, वो जब आप किताब पढ़ेंगे और जब वो वीडियो सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि नोट छापना कैसे होता है। वो फाइनल लाइन देसी भाषा में समझा रहा हूं, जो आपने किसान को समझानी है, जो आपने गरीब आदमी को समझानी है। इकोनॉमिक्स वाले के लिए अपने पास टेक्निकल दस्तावेज हैं, जिसके पास तथ्य हैं उसके लिए अपने को दस्तावेज आपको मिल जाएंगे, और जिसके पास तथ्य नहीं है, जिसको सिर्फ देसी भाषा में समझाना, उसके लिए देसी भाषा। वो क्या? मान लीजिए मैं बैंक हूं और मैंने नोट छापना, मुझे मेरी जिम्मेदारी है, आरबीआई हूं मैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं नोट छापता हूं। अब मैंने 100 करोड़ रुपए का नोट छाप लिया, वो 100 करोड़ रुपए के नोट मैं बैंकों को दूंगा, बैंक उसको किसान को, दुकानदार को, नौकरी करने वाले को, हाउस लोन, कार लोन, लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तनख्वाह के रूप में करेंगे, या लोन के रूप में, आमतौर पे लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब
आरबीआई कितने रुपए का मालिक है? अब आप ये मान के चलो ना इससे पहले कोई रुपया मार्केट में था, मैं पहली बार की बात बता रहा हूं, ना मार्केट में था ना अभी बाद में आया। तो जिस वक्त मैंने सारा रुपया बांट दिया किसानों में और अपनी जनता में, तो मैं कितने रुपए का मालिक हूं कागज में? कितने रुपए का? 100 करोड़ का। और जनता के पास कितना रुपया है? 100 करोड़। और मैंने रेट रख लिया 10% ब्याज का सालाना, एवरेज मान के चलते इतना ही होता है लगभग लगभग। तो 100 करोड़ के ऊपर कितना इंटरेस्ट हो गया? 10 करोड़। 10% है तो 10 करोड़। तो एक साल के बाद मैं अपने कागज में कितने की एंट्री कर लूंगा? मैं कितने का मालिक? जनता में कितना पैसा? किसी ने फाइनेंस का काम किया हो, किसी ने ब्याज का काम किया हो, तो उसको यह मालूम है कि जब पहली किस्त आती है उसको फिर से ब्याज पे दे दिया जाता है, और जब अगली आती है उसको फिर से ब्याज पे दिया जाता है। तो अपने ब्याज पर काम करने वाले आदमी को पता है, गुजराती तो ये काम खूब करते हैं कि 1 लाख में 10 लाख की कुंडी घुमाते रहते हैं। रुपया असल में 1 ही लाख होता है, लेकिन लोगों ने देना 10 लाख है। ठीक है, तो बैंक का जो ये रेट है इस तरीके से बढ़ने वाला, ये लगभग 50% के करीब होता है। आप अपना कोई भी लोन देख लीजिएगा जो डिप्रिसिएशन में चलता है, उसका असल में आप जो किस्त दे चुके उसके ऊपर फिर से उसी रेट से ब्याज लगाओगे तो आपका ही ब्याज लगभग 48% में जाएगा, आपकी ही पैसे, यानी आप ही दे रहे हो 48% से। तो बैंक लगभग अपना पैसा साल भर में 1.5 गुना कर लेता है असलियत में। तो मान लीजिए 1 साल बाद 50% से मेरे को रिटर्न मिला, तो मैं 100 करोड़ से 150 करोड़ का मालिक हो गया। लेकिन मार्केट में कितना रुपया है? तो मैं साल के बाद अगर अनाउंसमेंट कर देता हूं कि भैया मुझे सारे पैसे वापस करो, तो जिसने जिसने मेरे पैसे देने हैं क्या सारे मुझे दे पाएंगे? कितना पैसा आएगा मुझे वापस? 100 करोड़। 50 करोड़ की देनदारी अभी मार्केट की बची रहेगी, और उस 50 करोड़ में आपका जो भी मेरे पास गिरवी होगा मैं उसके ऊपर कब्जा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? वो मुझे कानूनी अधिकार है, क्योंकि मैंने दस्तावेजों में लिया है, सरकार ने मुझे दिया है। तो ये जो समुद्री लुटेरे थे, इन्होंने राजाओं से सेटिंग करके, सरकार उस टाइम राजा होते थे, राजाओं से सेटिंग करके कर वसूलने का, व्यापार करने का और ब्याज पर देने के अधिकार, बैंकिंग के अधिकार अपने पास रख लिए। इसीलिए रॉथस्चाइल्ड ये बोलता है कि पैसा बनाने का अधिकार हमारे पास रहे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है। इसलिए लोगों को यह समझाना जरूरी है कि आपको लगता होगा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग हैं, रुपए छापने का अधिकार उन्हीं का है, तो सरकारों को उनकी गुलामी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि व्यापारी सरकारों से सेटिंग करके अपने लिए कानून बनाएंगे, क्योंकि जनता तो अपने लिए कानून बनवा ही नहीं रही। वो तो सेटिंग करके सरकारों को, क्योंकि उनको बोला कि तुम्हारी सरकार पैसे से बनेगी, पैसा हमारे पास है, तो तुमको अगर सरकार बनानी है तो हमारे हिसाब के निर्णय लेने का प्रॉमिस करते हो तो तुमको सरकार बनाने की इजाजत दे दी जाएगी मीडिया के माध्यम से और दूसरी चीजों के माध्यम से। लेकिन जनता तो नहीं बोलती कि असली ताकत तो मेरे पास है, अगर तुम हमारे लिए निर्णय नहीं लोगे तो हम तुम्हारी सरकार नहीं बनाएंगे। तो अगर जनता की आवाज उन पैसा छापने वालों की आवाज से मजबूत हो जाए तो जनता की सरकार बन सकती है। अगर जनता की आवाज इतनी ही रहेगी तो जनता की सरकार नहीं बन सकती। तो जब ये जो 150 करोड़ था, इसमें से 50 करोड़ की जमीन ले ली, अगले साल फिर बैंक फिर दे देगा लोन, थोड़ी जमीन अगली बार आ जाएगी, थोड़ी अगली बार, तो अगले 10-20 साल में सभी की चली जाएगी। अब आपको असलियत बताते हैं, मौजूदा अर्थव्यवस्था में असली रुपया और हवा का रुपया, उसका अनुपात 1:9 है। यानी कि 100 में से 10 रुपये मार्केट में है और 100 रुपये खाते में है, 90 रुपये हवा में है। यानी आज के आज
यदि, और ये रोज बढ़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, सरकारें जितना कर्जा ले रही हैं ये अनुपात बढ़ रहा है। 1 रुपया घटता जा रहा है, 9 रुपया बढ़ता जा रहा है। एक दिन 100% हो जाएगा, याद रखिएगा। तो उस दिन ना जमींदार बचेगा, ना दुकानदार बचेगा, ना व्यापारी बचेगा, ना धर्म बचेगा, ना मंदिर बचेगा, ना समाज का एक अंग भी नहीं बचेगा, जिस दिन ये 100% हो जाएगा। ये 100% कैसे होगा? सोना जाता जाएगा तो रुपया फर्जी होता जाएगा ना। आपको मालूम नहीं है, 2014 मई में सरकार बनी थी और अगस्त के अंदर 200 टन सोना इंग्लैंड गया था सिक्योरिटी मनी के रूप में, और 200 टन उसके बाद जा चुका है। 400 टन सोना जा चुका है उधर, ये जा रहा है उधर। तो इसका मतलब रुपया जा रहा है, शेयर मार्केट में रुपया जा रहा है और कागज हाथ आ रहा है। लोन लेते जा रहे ना, आपको डंगरों पे लोन लो, घर पे लोन लो, गोल्ड पे लोन लो, जमीन पे लोन लो, आप सामान पुरानी कार पे लोन लो, पुरानी मेज पे लोन लो, पर्सनल लोन लो, जो लोन ले लो जितने लिए जाते। ऐसा बोल रही है ना सरकार। कितनी टेंशन है सरकार को हमारी, क्योंकि लोन जब देती है तो मूलधन को अपने बराबर में नोट छाप लेती है, और ये वाली तो डबल छापती है। 1-2 हजार का नोट छापती है बीजेपी कार्यालय के लिए, और 1-2 हजार का नोट छापती है बैंक को देने के लिए। इसीलिए तो बर्बादी हो रही है ना। जितना कर्जा इस टाइम देश के ऊपर है, 84% पिछले 8 सालों में आया है। कल संजीव भाई बता रहे थे। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि 90%, यानी 100 में से अगर 90 रुपया हवा में है, तो आज यदि सरकार और बैंक ये कह दे कि हमको हमारा लोन चुकता करो, तुमको महीने भर बाद देंगे क्योंकि अभी देश संकट में है, तो यकीन मानिए 90% लोग अपने लोन की अदायगी नहीं कर पाएंगे। तो यदि 90% लोग लोन की अदायगी नहीं कर पाएंगे तो उनके घर, उनकी कार, उनकी जमीन सब की सब बैंक की हो जाएगी। और क्योंकि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार दिन रात लगी हुई है, तो बैंकों के जो मालिक होंगे वो जमीन उनकी हो जाएगी, यानी देश के मालिक वो होंगे। और उद्योगपतियों को पुलिस और आर्मी बनाने का कानून बन चुका है कि उद्योगपति अपनी पुलिस खोल बना सकते हैं, अपनी आर्मी बना सकते हैं, और उनकी आर्मी के लिए अग्निवीर तैयार हो रहे हैं। समझ रहे हो? देश के पास इमरजेंसी के लिए अनाज होता था एफसीआई के अंदर कम से कम 2 साल का, आज हमारे पास 6 महीने का अनाज भी नहीं बचा है। मतलब जब अनाज की कमी आएगी, जिस टाइम पे अनाज का क्राइसिस आएगा, तो जो साइलोज में अनाज पड़ा हुआ है बड़े उद्योगपतियों के पास, ये अपनी मुंह मांगी कीमत वसूलेंगे। तब आपको श्रीलंका का वो सीन याद आएगा जब औरतें अपने गहने दे रही हैं कि गहने ले लो, हमको केवल बड़े बच्चे के लिए रोटी दे दो। जब 1200 रुपए किलो में दूध बिक रहा था, किसान का नहीं, सिर्फ पैकेट वाला, श्रीलंका की बात बता रहा हूं, 1200 रुपए किलो में जब औरतों ने अपनी इज्जत सौंपी उन लोगों के सामने कि हमारी इज्जत ले लो, हमारे बच्चों को रोटी दे दो, वो टाइम आएगा। क्योंकि फूड क्राइसिस की तैयारियां चल रही है, और अनाज जब लेने जाओगे तो वहां अग्निवीर बंदूक लेके खड़े मिलेंगे। एनर्जी क्राइसिस की तैयारियां चल रही है, कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाया जा रहा है, और एक रास्ते से नहीं, पूरे के पूरे महासागर का चक्कर काट कर लाया जा रहा है, ताकि वो महंगा पड़े, ताकि देश के पैसे बाहर जाएं। अडानी को दिया गया सारा का सारा। अडानी पाकिस्तान को सस्ती बिजली देता है, भारत को महंगी देता है। उसको लोन वहां दिलाया जा रहा है, 6000 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलिया में माफ किया गया। अभी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऐसी कर रखी है, हमारा पैसा आप वापस करो, तो दे दिया वापस, हमारे वाले का नहीं दिया, LIC का नहीं दिया, SBI का नहीं दिया। मतलब क्या हो गया? एनर्जी क्राइसिस आया जाएगा। और फिर आपको याद आएगा नितिन गडकरी का वो बयान, 6 महीने पहले नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि अगले 4 साल में हम डीजल और पेट्रोल बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। इथेनॉल का ड्रामा चलेगा, हाइड्रोजन गैस का ड्रामा चलेगा, इलेक्ट्रिक कारों का ड्रामा चलेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल बैन करना है। तो पेट्रोल डीजल बैन करेंगे तो श्रीलंका के हालात फिर याद करने होंगे। क्या? कि वहां पर पेट्रोल पंपों पे अग्निवीर बिठा रखे हैं बंदूक लेकर के, कि कोई फालतू बोले तो शूट कर दो। और किसान को पर्ची मिलती है मिनिमम की, इतना ही मिलेगा, इतना ही यूज कर सकते हो।
उतने में उसकी फसल नहीं होएगी, क्योंकि उसकी जमीन को आदत पड़ चुकी है ज्यादा पानी की। अब उसके पास बारिश अपने आप हो जाए वैसे बीज नहीं है जो उनमें पैदा हो जाए। अब उनकी जमीन ऐसी नहीं बची है कि आप पैसे फेंक दोगे तो उस जमीन में वो बीज नहीं होंगे भाई। पहले जमीन ऐसी होती थी, ऐसे ही फेंक दिया और बारिश आ गई, उसी में हो जाते थे। अब नहीं होते हैं। अब उनके पास बारिश को, वेदर को मॉडिफाई करने की भी टेक्निक है जिसका नाम हार्प है, HARP। तो वो जहां चाहेंगे वहां बारिश होगी, वो जहां चाहेंगे वहां सूखा पड़ेगा, जहां चाहेंगे वहां बाढ़ आएगी। फटाफट बोल दे एक लाइन में। इंडिया के अंदर 3 हार्प मशीनें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कोरोना काल में आ गई थी। एक बेंगलोर में, 2 का पता नहीं है कहां पर है फिलहाल। बेंगलोर वाली तो हार्प मशीन बहुत पुरानी है, 2 अब आई है। और ये कोरोना के अंदर आपको लॉकडाउन में बिठाया ही इसलिए गया था ताकि जल्दी से जल्दी बड़े बड़े हाईवेज और ये जो लाइनें, ये जो ट्रैक है रेलवे के, ये बिछा दिए जाएं बंदरगाह से लेकर के और कश्मीर तक। कश्मीर का जो मामला है 370 का, अगर किसी को देशभक्ति इसके अंदर नजर आती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, असली खेल आपको अभी समझ में आएगा अगर आज की खबरें देखेंगे। जब 370 लगा करके लॉकडाउन लगाया गया था, सरकार तोड़ी गई थी, तो तब हमने यह कहा था कि यह टेस्टिंग है इस देश के अंदर 2 चीजों की, एक संसाधनों पर कब्जा करने की और दूसरा लॉकडाउन लगाने की। अगस्त 2019 में लगाई थी इन्होंने और 20 के अंदर 6 महीने बाद पूरे देश में लगा दिया लॉकडाउन। वो टेस्टिंग थी कि तुम अगर आज कश्मीर के लिए नहीं बोले, कल को तुम्हारी सरकार भी तोड़ देंगे, किसी भी प्रदेश की सरकार तोड़ देंगे ऐसे तो इमरजेंसी लगा करके। कोई संसद में जिक्र होना चाहिए, प्रतिनिधि किस लिए भेजे हुए हैं, जनता किस लिए भेजी हुई है, कोई चर्चा नहीं, लेकिन देशभक्ति की चाशनी में चढ़ा के लगा दिया। और आपने पिछले हफ्ते की खबर नहीं पढ़ी क्या? कश्मीर में यूरेनियम मिला है आप, अरे यूरेनियम भाई साहब, अरे आप खबरों को कनेक्ट करना सीखिए। वो कहते हैं जब अमेरिका ने वो छोड़ा था, हमारा अपना एक सैटेलाइट छोड़ा, तो उनके पास ऐसे यंत्र, ऐसे कैमरा, ऐसे स्कैनर थे कि जमीन में 20 फुट 20 मीटर गहराई में, 200 मीटर गहराई में कौन से खनिज हैं उनका पता केवल एनर्जी से ही उसे, है ना, वहीं से मालूम पड़ जाएगा। तो भैया वो खाली अमेरिका की जमीन का पता चलेगा कि भारत वाली का भी चलेगा? तो ये जंगल क्यों कट रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनको नक्सली क्यों बना रहे हैं, आदिवासियों को क्यों उजाड़ रहे हैं, जंगलों में आग क्यों लग रही है, संसाधनों पे कब्जा क्यों हो रहा है, रोज नए कानून क्यों बन रहे हैं, ये कैलकुलेशन अपने को समझनी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो ये बात आपको लोगों को बतानी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी कि मात्र देशभक्ति वर्ड के अंदर घुमा करके मत लालच में आइए, क्योंकि जब बर्बाद होगा देश, उस वक्त जब बीमारी आएगी तो यह सोचकर नहीं आएगी आदमी किस पार्टी का है। जब यहां बम फेंका जाएगा, क्योंकि उनको आदमी मारने हैं, अगर बीमारी से नहीं मरेंगे तो उसका केमिकल शरीर में डालकर मारेंगे, उससे नहीं मरेंगे तो युद्ध होगा, युद्ध से मारेंगे, उससे नहीं होगा तो चाहे आपस में मारकाट मचवाएंगे, गृह युद्ध छिड़वा देंगे, भूख पे नाम, एनर्जी क्राइसिस के नाम पर, फूड क्राइसिस के नाम पर, फ्यूल क्राइसिस के नाम पर, या फिर सांप्रदायिकता के लिए रोज माहौल तैयार हो ही रहा है। अलग अलग अपनी अपनी जात को लेके, अपने अपने धर्म को लेकर के झंडे उठाए हुए हैं बेवकूफ लोग। उनको पता ही नहीं है कि तुम सबके लिए इंतजाम किया हुआ है। मुस्लिम कंट्री अलग क्यों बने हैं मालूम है आपको? लोगों को लगता है ये कोई धर्म या कट्टरता का मामला है। नहीं भाई साहब, जो इस गेम को चलाते हैं वो इजरायली चलाते हैं, और इजरायलियों की इस ब्याज वाली व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा मुसलमान है, क्योंकि वहां ब्याज को हराम रखा गया है। आर्थिक आजादी ही असली आजादी है, और वो उनको अलग बना करके वहां एक जगह पर, ताकि ये यहीं पड़े रहें, यहीं सुरक्षित महसूस करें। और इस्लामिक टेररिज्म का गेम भी इसलिए चलाया जाता है ताकि दूसरे धर्मों को इस्लाम से खतरा दिखाया जा सके। और यह सबसे पहले शुरुआत 9/11 से हुई थी। इराक के ऊपर कब्जा करना था, इराक में तेल के कुएं मिले थे इनको, वो तेल के कुओं पर कब्जा करना था, तो सद्दाम हुसैन को तानाशाह शोभित कर दिया गया, वैसे ही जैसे हिटलर को कर दिया गया था, वैसे ही जैसे युद्ध अपराधी सुभाष चंद्र बोस को बना दिया था।
हिटलर की भी वही खासियत थी कि हिटलर ने अपनी करेंसी छाप ली थी। सुभाष चंद्र बोस की भी यही गलती थी, मतलब यही खासियत थी, गलती नहीं कहूंगा, यही उसकी बहादुरी थी कि आजाद हिंद सरकार बनाकर आजाद देश का पहले प्रधानमंत्री बने, आजाद हिंद सेना बनाई, आजाद हिंद रुपया बनाया जिसको 13-14 देशों ने मान्यता दी हुई है, वो आज भी वैलिड है रुपया, और उस 1 रुपए की कीमत है 2 क्विंटल अनाज, 4000 रुपया है आज सुभाष आजाद हिंद रुपये की। यानी कि जब आप व्यवस्था देने लगोगे ना कि इस मौजूदा अर्थव्यवस्था के बदले में केवल अपने को एक आवाज लगानी है, हमको आजाद हिंद रुपया जो वैलिड है इस वक्त सरकार के अंदर, 13-14 देशों ने वैलिड रुपया है, इनवैलिड हमारे कागज की तरह कागज का टुकड़ा नहीं, असली रुपया, जिस दिन वो लागू कर देंगे उसी दिन आपके 1 रुपए की कीमत 4000 हो जाएगी बराबर में। तो आपको क्या करना है, मात्र पूरे देश से समझे हुए 1 लाख लोग लाने हैं, बस पूरे देश से 1 लाख समझे हुए लोग, बाकी भीड़ अपने आप आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले लोग तैयार करने हैं आपको, केवल कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में, और निकलेंगे नहीं तो समझा नहीं पाएंगे, समझाएंगे नहीं तो समस्या नहीं आएगी, समस्या को डिस्कस नहीं करेंगे तो समाधान पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1 लाख लोग जिस दिन हमारे पास समझे हुए आ गए, भीड़ के नहीं, पहले बता रहा हूं, ट्रेंड किए हुए 1 लाख लोग जिस दिन हमारे पास आ गए, उस दिन हम स्वराज की घोषणा कर देंगे। स्वराज, क्योंकि वो हर स्टेट से होंगे और वो लीड करने के लिए काफी होंगे, अपनी व्यवस्था देने के लिए, ग्राम व्यवस्था, ग्राम स्वराज, पार्टी लेस, जो मर्जी कहो, जनता सरकार, अपनी सरकार, मेरी सरकार। उस दिन डिसाइड कर लेंगे, मेरा रुपया हो गया, मुझे निर्णय लेने की क्षमता हो गई, क्योंकि इतने लोग तैयार कर दिए ना, शिक्षा पे कैसे काम करना है, रोजगार पे कैसे काम करना है, गांव की व्यवस्था पे कैसे करना है, जल जंगल जमीन जानवर कैसे बचाने हैं, अपने लोगों को सुरक्षित कैसे, इतना ही तो समझाना, केवल समझाया और बात खत्म हो गई। समझ में आने के बाद ही तो चंकर, जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि भाई इसको दुखी करके मैं सुखी हो ही नहीं सकता, जिस दिन मुझे अपनी अल्टीमेट हैप्पीनेस का रास्ता मिल गया, मैं दुनिया में किसी के लिए परेशानी कर ही नहीं सकता क्रिएट। दिक्कत तो यही है ना कि मुझे अपना पेट चलाने के लिए दूसरे का पेट काटना पड़ रहा है अपना पेट भरने के लिए, यही तो समस्या हो रही है ना। ये समस्या एक झटके में साफ, एक झटके में सिर्फ करना क्या है, समझाना है, बस समझाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। और जिसको ये समझ में आया हुआ है, जिसको भी ये समझ में आया हुआ है, फोन देखिए, मेरा फोन है, पानी ले लीजिए सर। बेगम का है, जिसको भी ये समझ में आया हुआ है, हेलो, वही आदमी अपने घरों से बेघर हुआ निकला हुआ है। सिर्फ दिक्कत उसी के सामने है, कोई नहीं समझता। ये वाली लाइन सिर्फ वो बोलता है जो घर से नहीं निकला, अदरवाइज आप लॉजिक से समझाएंगे, समझ से समझाएंगे तो ना समझी समस्या है, समझ ही समाधान है। समझ में आ गया, खेल खत्म भाई। समस्या, कई लोगों ने मुझे बोला कि यार डॉक्टर साहब आप खाली समस्या पर बात करते हो। अच्छा ठीक है, फिर समाधान पर तो करते नहीं। अरे भाई समस्या का है, समझ में आ गई तो काट दो समस्या को, समाधान हो गया है। अगर टीवी समस्या है काट दो, मोबाइल समस्या है काट दो, रेडिएशन समस्या है काट दो, बिजली समस्या है काट दो, पेट्रोल डीजल समस्या है काट दो, रुपया समस्या है काट दो, न्याय व्यवस्था इनकी समस्या है काट दो, पॉलिटिक्स का तरीका समस्या है काट दो, बात खत्म, और अपनी ले आओ, समाधान हो गया है। काटने के लिए आगे आना पड़ेगा, और आगे आना पड़ेगा। और देश के लोग इतने समझदार हैं, उनके पास इतिहास में गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है कि उनके पास सारी व्यवस्था पहले से मौजूद है। केवल उनको इस बात का एहसास कराना है कि तुम्हारी व्यवस्था सबसे बढ़िया सुंदर थी। वो अपनी संस्कृति पर गर्व करना भूल गए, वो अपनी संस्कृति को जानना भूल गए। ये बड़ी गलती हो रही है
केवल समाज को याद दिलाना है, और उस याद दिलाने के लिए आपको आगे निकलना है। और मैं समझता हूं आज नहीं तो कल अगर हम लगे रहे तो समाज को समझ में आएगा। याद कीजिए, कुछ नहीं करना है। जब मैं पैसे के पीछे दौड़ रहा था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जब अपनी कहानी बताएगा, जब वो पैसे के पीछे दौड़ रहा था, तब वो दौड़ रहा था, मालूम भी नहीं था जाना कहां है, मालूम भी नहीं था मकसद क्या है, मालूम भी नहीं था कुछ क्या है। जिस दिन मकसद मिल गया, बात समझ में आ गई। अब अशोक भाई पटेल अपना छोड़ के सब कुछ चले, जरूरत ही नहीं है। उस दिन जो अल्टीमेट हैप्पीनेस का जो आनंद है, वापस घर में गए ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इतने सब की जरूरत है नहीं आदमी को। बड़ा खूबसूरती से हमारे समाज ने, हमारे पुरखों ने सब कुछ समझाया हुआ है हमको। केवल उसको आज की मौजूदा व्यवस्था के अंदर कहां फिट करना है, यह देखना है कि क्या यह लॉजिकल है। भाई ठीक है, आप ये कहते हो कि दुनिया भर की जानकारियों के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है, लेकिन इंटरनेट पर तो सारा झूठ परोसा जाता है आपको करने के लिए। टेलीविजन पर तो झूठ परोसा जाता है। तो आपको क्या करना है, घंटे भर के लिए अपने गांव में रेडिएशन को ओपन करना है खाली, कि इतने बजे से इतने बजे तक इंटरनेट चला लो, जिसने जितना झूठ समझना है समझ लो, और समझ के उसका असली तोड़ लिख लो कि यह झूठ परोसा गया, आज असली कहानी यह है। क्योंकि हमारे पास लिखित दस्तावेज नहीं है। पुराना ज्ञान जो है, इन्होंने झूठ के लिए दस्तावेज ही दस्तावेज तैयार किए और हमारे ज्ञान को जला करके राख कर दिया। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता नहीं, हमारी अगली पीढ़ी को मालूम नहीं ना कहां है वो ज्ञान। उसको दिखाना ही तो है, ये है ज्ञान, बस हो गया। तो जब आप गांव के आदमी को यह समझाएंगे कि ये रुपये का खेल भी सारा का सारा ये झूठा है, किसी दिन भी धड़ल्ले से जा सकता है। सीबीडीसी आ गया ना, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, और इसके बाद आ रहा है सोशल क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, सोशल क्रेडिट सिस्टम क्यों ला रहे हैं पता है? क्योंकि जो गूगल पे सर्च किया जाता है रुपये के लिए, जो देख रहे हैं कि ये आदमी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे हैं केसेस रुपये के लिए, और जो छोटी कोर्टों में रुपये के खेल को समझ रहे हैं, भाई साहब उनको मालूम पड़ चुका है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। क्या आपको मालूम है? ये हमारे पास वो केसेस हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि यदि आपके समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी जमीन, दुकान, मकान, ट्रैक्टर, कार, कुछ घर या कोई और सामान नीलाम होने वाला है, बैंक का नोटिस आया हुआ है, हमको दो वो नोटिस, हम चुकता करेंगे असली रुपए में, असली रुपए में। और जब हम उसको चिट्ठी लिखते हैं ना बैंक को, बैंक की हवा ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, साफ जवाब नहीं मिलता। अभी लेटेस्ट केस है मेरे एक मित्र का, पुणे में 1 करोड़ रुपया उसका लोन पेंडिंग रहता था। 1 करोड़ का लोन था, 1 करोड़ कुछ का, और उसके 65 लाख रुपए पेंडिंग रहते थे। पैसे कम थे, पेंडिंग 41 लाख थे, उस पर ब्याज लगा दिया उन्होंने, क्योंकि कोरोना काल में उनके पास आमदनी का साधन नहीं बचा। फिर से वापस उतना ही बना दिया। अब बोलते हैं यार इतना हो गया तो अब हमसे चुकता नहीं होएगा। हमने कहा हमको नोटिस भेजो बैंक का, हम बताते हैं। उन्होंने नोटिस भेजा, हमने उसके कागज बना के बैंक को भेज दिए कि तुम्हारे हिसाब से जितना रुपया बनता है, असली रुपए में इसकी कीमत 2000 कुछ रुपए बनती है, अपनी ले लो और हमको एनओसी दो। अब बैंक पीछा छुड़ाता घूम रहा है। अब बैंक पता क्या बोल रहा है? सेटलमेंट कर लो, 10 लाख में कर देंगे सेटल। 65 लाख रुपए को 10 लाख में निपटाने को तैयार है, लेकिन हमने अपने मित्र को बोल दिया ना, सेटल नहीं करना, 2000 में ही सपटाएंगे तुम्हारा। सिर्फ फैसले का इंतजार करना है, क्योंकि कानून हमारे साथ है, सिद्धांत से ऊपर नहीं जा सकते। कल को इस देश की सरकार अगर कोई नया कानून ले आएगी, यूनिवर्सल कानून से कहां भागेगी? दुनिया के कानून से, नेचुरल लॉ से कहां भागेगी? नेचुरल लॉ को तो मानना ही पड़ेगा ना। और अगर किसी भी कानून को, किसी भी नियम को इंप्लीमेंट करना है, तो फिर किसानों के जैसे 1 लाख लोग होंगे जो कहेंगे नहीं चाहिए तुम्हारा कानून, नहीं चाहिए, ये वापस करो हमारा।
व्यवस्था वापस व्यवस्था करो, वापस हमारे रुपए की वैल्यू वही दो, और वो जो सोना लूटा था वापस दो। क्योंकि जब आप उस किताब को पढ़ेंगे, हमारे तो पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई साहब। मैं तो जब उसको पढ़ा ना, तो मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूं, मेरे तो ये लगा कि यार है ऐसा क्या। क्योंकि जब अंग्रेजों के टाइम में बैंक थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोना बराबर में बैंक के अंदर गिरवी रख के, मतलब रख के सिक्योरिटी मनी के रूप में, और रुपए छाप दिए। अब अंग्रेजों का रुपया था, अब जब देश आजाद हो गया तो वो अपने रुपए, अब देश आजाद हो गया तो भारत का अपना रुपया होगा, क्यों जी, तो वो लोग अपने रुपए को वापस ले जाएंगे। तो वो लोगों ने अपना रुपया बंद कर दिया, लेकिन उसका जो सोना था उसके बराबर का, वो सोना अपना ले गए, चुरा चुके थे पहले ही। ये जो रेलवे लाइन बची है, ये क्या आपको लगता है ये आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए बनी है भाई साहब? ये नई जो स्पेशल कार्गो के लिए बनी है, डबल डेकर जो अभी कार्गो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उधर से बनी हुई है, कश्मीर से चली है। ये 4 लेन बन रही है, जो 8 लेन एलिवेटेड हाईवेज जो बन रहे हैं, ये उन सामानों को पोर्ट तक, और पोर्ट से आपके लिए जो पोर्ट से वापस आएगा आपके लिए प्रोसेस्ड फूड, मल कहते हैं उसे हम लोग। भाई आयुर्वेद में यह कहा जाता है कि 1 घंटे से ज्यादा अगर खाना बना हुआ हो गया है तो वो मल बराबर होता है। तो आपके लिए मल आएगा, मल। एक छोटी सी बात बताऊंगा, पहले ये पूरी कर दूं। ये मैंने एक लोन भरा है जिसमें 8,53,000 रुपए भरे हैं, और डिवाइड कर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। अगर इसकी मैं असली पूंजी अपनी गिनूं तो गुना 4,000, हाँ। 341 करोड़ रुपए बने जो मैंने बैंक को दे दिए। हाँ। अगर मैं कल केस, मतलब मैंने केस डाल दिया, तो 341 करोड़ में तो कई ब्रांचों को खत्म कर देंगे हम। और कमाल की देना बात, पड़ेगा उनको। कैसे करोगे ब्रांचों को खत्म भाई साहब? पूरी दुनिया में किसी बैंक की अपनी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, सारे बैंक किराए पर चल रहे हैं। कभी भी सटक जाएंगे तो क्यों कानून बनाना पड़ा कि 5 लाख तक की पैसा आपका सुरक्षित है? केवल 1 करोड़ होगा उसका भी 5 लाख, 5 लाख है उसके भी 5। सब तैयारियां करें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भागने की तैयारी के लिए यूज हो रहा है। सेंट्रल विस्टा छुपने के लिए, भागने के लिए अपना जेट, समझ रहे हैं? और हर देश के साथ ये हो रहा है, हर देश के लोग जाग रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शियस जब बनती है ना, तो ऐसे ही भयानक तरीके से बनती है, इनको रास्ता नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए और जब उन्होंने अपना रुपया बंद किया, तो इस देश से 43 करोड़ 67 लाख 160, कितना? 43 करोड़ 67 लाख 160 किलोग्राम शुद्ध सोना लेकर गए। यानी के 44 करोड़ के करीब 44 करोड़ किलो सोना, इतनी करेंसी चलन में थी भाई साहब, हैं? 44 करोड़ किलो। हाँ, नहीं एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए। 4367 00160 किलोग्राम, ये बनता है 4 लाख टन। कितना किलो? इतना किलो, हाँ, इतना टन। लगाइए आप हिसाब किताब। जिस दिन इस देश की जनता अपना पैसा मांगेगी, अपना रुपए, 56,000 से गुना कर लो, 56,000 तोले का रेट है भाई साहब, कि ये किलो है। 56,000 और फिर 1,000 से गुना करो, इतने रुपया। हाँ ना, 56 लाख नहीं साहब, 5 करोड़ 60 लाख। 5 करोड़ 60 लाख से 44 करोड़ को गुना करो,
इतना रुपया लेकर गए, इसीलिए आप कंगाल हैं। और जितना देश लोन लेता रहेगा उतने आप कंगाल होते जाओगे। और समझ आते ही अमीर है। और समझ आते ही टक, एक झटके में। 16 लाख लोगों ने, मतलब आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है सुधरेगा कैसे। पूरी व्यवस्था, सुखदेव भाई हुए, अपने अशोक भाई पटेल हुए, ये जो वर्मा जी हुए, रुपए की, ग्राम स्वराज की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, न्याय व्यवस्था, सबकी तैयारियां चल रही हैं। और एक एक आदमी ने अपनी अपनी जिंदगी के 20-20 साल, 25-25, 35-35 साल इसमें लगा रखे हैं। आपको केवल इतना भरोसा होना चाहिए कि जिसको आप बहुत बड़ा दुश्मन मान रहे हो वो मिट्टी के ढेर के बराबर है, एक ठोकर लगते ही, कोई औकात ही नहीं है। सिर्फ आपकी एकता और आपकी समझ को मल्टीप्लाई करना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और इतने जेन्युइन लोग इसमें मिल रहे हैं। ब्यूटी क्या है कि इसमें हम किसी बाहरी ताकत का सहारा नहीं ले रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई सहारा नहीं ले रहे। सब अपने कंट्रीब्यूशन से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए केवल सच्चे लोग आ रहे हैं। और हम मौका दे रहे हैं कि आप सवाल पूछिए, आप पूछिए आपको क्या पूछना है। तो ये तो हो गया किसान का खेल। अब समझ में आ गया ना, आपकी जमीन, मकान, सब कुछ, दुकान, सब कैसे नीलाम होने की तैयारी चल रही है और हम कैसे बचाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों तरफ का काम हो रहा है ना। मतलब आपको समस्या पता लग गया, आपको कारण पता लग गया, आपको कारण उठाना है, समस्या का समाधान हो गया। ठीक बात। दुकानदार के ऊपर आ जाते हैं। अब सब कुछ ऑनलाइन करने के पीछे का लॉजिक, ऑनलाइन सस्ता और दुकान पर महंगे का लॉजिक। भाई आप मुझे कहते हैं अरे दुकानदार तो लूटते हैं। अरे कैसे लूटते हैं? और ये इतना महंगा देते हैं, ऑनलाइन सस्ता मिलता है। अरे भाई जो तुमको ऑनलाइन सस्ता दे रहा है उसके लिए लाइन हमारे पैसे से बिछाई, उसको कंटेनर, उसको एक्सपोर्ट करने के बाद एक्साइज ड्यूटी में छूट हमारे पैसे से दी, उसका 60-60 हजार करोड़ रुपया, 20-20 हजार करोड़ रुपया से झटके में माफ हमारे पैसे से हो रहा है, उसको बैंकों से लोन हमारे पैसे से मिल रहा है। तो वो क्यों नहीं देगा आपको 1000 रुपए की चीज 900 रुपए में? जिस चीज का बाजार का रेट जो है वो थोक में 1000 है, लेकिन आपको ऑनलाइन वो 900 की मिल रही है, क्योंकि 100 रुपए वो अपना दे सकता है ना घाटा, क्योंकि उसको तो फायदा हो रहा है, मिल रहा है पहले से ही। उनकी 1 रुपए की वस्तु को 85 रुपए हमारी करेंसी। समझ रहे हैं बात आप? भाई जब अमेरिका से कोई सामान आ रहा है, उनकी उसकी कीमत 1 रुपया है, 1 रुपया $1, यहां आते ही वो 80 रुपए की हो जाती है। तो हमारा 80 गुना रुपया यहां से जा रहा है। तो वो ऑनलाइन क्यों नहीं देंगे आपको सस्ती? 80 की जगह थोड़ा 78 कर देंगे तो हमारा दुकानदार लोकल तो बर्बाद हो ही जाएगा। क्योंकि दुकानदार को अगर उस 80 रुपए की चीज को बेचना है तो 10-20 रुपए तो कमाएगा वो अपनी मेहनत को ऐड करके। उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कुछ लग ही नहीं रहा, उनको तो एक बार वेबसाइट बनानी है। मतलब दुकानदार के लिए पूरा रास्ता तैयार है। एक लॉकडाउन और लगा, चाहे क्लाइमेट के नाम पर लगे, चाहे किसी और पॉक्स के नाम पर लगे, चाहे किसी और बीमारी के नाम पर लगे, चाहे हीट रेडिएशन पे लगे, कैसे ही भी लगे, एक लॉकडाउन और अब की बार दुकानदार सारे साफ। क्यों जी? जो अभी कौन बचे हुए हैं जिनके पास बैकअप था अच्छा, जो नए नए दुकानदार थे 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, वो सब सफाचट हो चुके हैं, सबका धंधा खत्म हो चुका है। जो पुराने दुकानदार जिनकी दुकानों का किराया नहीं देना पड़ता, जो पुश्तैनी ले रहा है, वो अभी बचे हुए हैं। उनको भी मार्केट के अंदर इस तरीके से उलझाया हुआ है कि अब वो कर्जदार हुए पड़े हैं, उनकी जमीन घर सब नीलाम हुए पड़े हैं। उन सबको आप बचा सकते हैं, उन सबको हम बचा सकते हैं, बशर्ते कि उस तक पहुंचे तो। ठीक। अमेज़न का 35% प्रॉफिट होता है ये हर एक चीज में। हाँ, सारे प्रॉफिट में से उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, सीधा। 35। ठीक है। अमेज़न ना कुछ बनाता, ना कुछ बेचता, ना भेजता, कुछ नहीं करता, दुकान है ऑनलाइन, ऑनलाइन है।
आपने ऑर्डर किया, वो दुकानदार के पास भेज, दुकानदार कैसे भेजता है कैसे नहीं भेजता, दुकानदार की सिरदर्दी। दुकानदार भी नहीं कमाता ना, हाँ, वो बेचारा कमाता। सीधा 30% प्रॉफिट अकेले। और दूसरा जो है ना, ये लोग जो नॉन जीएसटी के आइटम है 0% वाले, हाँ। उसको इसके माध्यम से वो 28% जीएसटी लगा सकते हैं। हाँ। सरकार को भी फायदा है। जो चीज नॉन जीएसटी में है, एक बार कुरियर से जाएगी, अमेजन कोरियर से जाएगी तो उस पर जीएसटी भी लगेगा। समझ रहे हैं? टैक्स टैक्स टैक्स। ठीक, अब आ जाते हैं नौकरी वाले पे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, हाँ, एम्प्लॉइज के लिए बता देता हूं। वो र्यूमर इसलिए फैलाया कि उनको एम्प्लॉइज को निकालना था, उसको जस्टिफाई करना था। असल में वो रोबोटिक लेके आ रहे हैं वहां पर, सामान मतलब ट्रक से सामान लोडिंग करके उसको अनलोडिंग करके और उसको वापस उसमें स्टोरेज हाउस में सेट करना, वहां से उठा करके पैकिंग करके भेजना, सब काम रोबोट कर रहे हैं। तो 90% जो आपको अगली बात बताने जा रहा था, मैं वही बता रहा था सर्विस सेक्टर की। सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में रोबोटिक्स लाया जा रहा है। बात समझ लीजिए बस। आपको न्याय चाहिए तो रोबोट आपके लिए वकालत का काम करेंगे, सारा नॉलेज उनके पास है। आपको सर्जरी करनी है तो रोबोट आपके लिए सर्जरी करेंगे, डॉक्टर नहीं चाहिए। पढ़ाना है तो रोबोट आपको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे सक्षम हो चुकी है। बच्चे को वर्चुअल रियलिटी वाले वो चश्मे लगा दो, उसको लगेगा मैं क्लास में बैठा हूं, सामने रोबोट पढ़ा रहा है, उसको लगेगा टीचर पढ़ा रहा है, बिल्कुल फीलिंग आएगी वही। ना किसी टीचर की जरूरत, ना किसी डॉक्टर की जरूरत, ना किसी इंजीनियर की जरूरत, ना किसी जज की जरूरत, ना किसी वकील की जरूरत। ना आने वाले टाइम में एलिवेटेड रोड इस टाइप से बन रहे हैं, ना किसी ड्राइवर की जरूरत और ना उनको बच्चे पैदा करने के लिए आदमी की जरूरत, ना उनको पैदा करने के लिए औरत की जरूरत। सब कुछ लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपका सबका डीएनए कलेक्ट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन एक्ट आ चुका है, पुलिस आइडेंटिफिकेशन। आपका डीएनए सरकार ले सकती है, ऐसा कानून। आपका डीएनए ले लिया तो जिसका वंश आगे बढ़ेगा वो तय करेंगे। जिसका डीएनए चेंज कर दिया वो जिंदगी भर के लिए चेंज हो गया, केमिकल शरीर में डल गया। मतलब आपकी उनको जरूरत नहीं है, बिकॉज दे थिंक यू आर यूजलेस ईटर। और हम कहते हैं हम कुदरत की बनाई हुई नेमत है और हम इस नेमत को बचाएंगे। सिंपल, अपनी लड़ाई इतनी सी है, हम कुदरत के साथ, वो गैर कुदरत, वो कुदरत के खिलाफ। देखना यह है कि आप इस लड़ाई में बैठे रहते हैं कि सामने आकर लड़ते हैं। अब राशन वाले की बात हो गई, कोटे वाले बताने की जरूरत नहीं है। जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनके शरीरों के अंदर केमिकल डालकर उनको शरीर को नाकाम किया जा चुका है, अब उनसे मेहनत नहीं होती है। राशन के नाम पर उनको फोर्टिफाइड सामान खिलाया जा रहा है। पहले तेल निकाल दिया, फिर दालें निकाल दी, अब राशन में से चावल निकल जाएंगे, सिर्फ गेहूं बचा है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जैसे गैस की सब्सिडी। इसके बाद आपकी जीवन से जुड़े हुए हर दस्तावेज को, हर सर्विस को, हर चीज को, ड्राइविंग लाइसेंस, मकान की आईडी, फैमिली आईडी, आपका पासपोर्ट, आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, फोन का बिल, बैंक अकाउंट, गाड़ी की आरसी या आधार कार्ड से कनेक्ट करना, जो बाकी बच गया। गैस भी आपको पाइपलाइन के थ्रू मिलने वाली है, पानी भी आपको पाइप के थ्रू मिलेगा। कल को जैसे वो क्लोरीन डालते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, कल को वो कुछ और डालते हैं तो आप ही जिम्मेदार हैं। कल को आपके शरीर पर फफोले हो जाएं, आपको एलर्जी हो जाए और उसके नाम पर आपको घरों में कैद करें, क्योंकि आप पानी तो टैप से पीते हैं। गलती से केमिकल कुछ भी डल सकता है भाई, समझ रहे हैं ना, मैन मेड था। आप समझदार हैं। अगर आपने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी तो आपका चुप्पी ही आपकी अगली औलादों की बर्बादी का कारण बनेगी। क्योंकि आप अभी तक तो ऑर्गेनिक बचे हुए हो सकते हैं, आगे भी बचे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब तो नेजल भी आ गई है, फिर माउथ से भी जा सकती है, तो सब्जियों में भी टीका लगा सकते हैं।
तो आपके पानी में भी डाल सकते हैं, उनको तो आपके शरीर में पहुंचाने से मतलब है, जैसे मर्जी पहुंचाएं। और इतने सारे रास्ते हैं। तो बाजार से भी लड़ना होगा, आपको केमिकलों से लड़ना है, तो आपको ये लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। आपके पास रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना, रास्ता ही नहीं है। हां, लड़ने में हिम्मत कब आएगी? जब आपके पास अपने आसपास लड़ने वाले लोग मिलेंगे और तैयार होंगे। वो कब मिलेंगे? जब आप घर से निकलोगे। ये पहला कंडीशन है। वहां बैठे बैठे नहीं मिलेंगे, फोन पर नहीं मिलेंगे, व्हाट्सएप पर नहीं मिलेंगे, निकलना तो पड़ेगा, सीधी सी बात। तो मेरे ख्याल से सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए हम लोग जोड़ पाए। टाइम देख लेते हैं, पूरा 12:30 हो गया है, लंच का ब्रेक है, ठीक है। तो मैं अपनी इस पूरी चीज को समराइज करके यही कहूंगा कि समाज के जिस भी तबके के पास जाओगे, आपके पास उसके लिए कोई ना कोई खबर होनी चाहिए। अब आती बात उनके उपयोग के आप हो के नहीं। तो हमारे पास शिक्षण व्यवस्था भी है कि उनके बच्चों को 100% रोजगार देने वाली शिक्षण व्यवस्था कैसे बनाएं, अपने बच्चों का टैलेंट कैसे पहुंचाएं। जैसे एक साथी ने अपने कल के उस सवाल में लिखा था कि हमें बताइएगा, उस पूरी ट्रेनिंग का 13-14 घंटे का शेड्यूल है और वो हमने किसी टीचर ट्रेनिंग को देते हुए हमने वो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तो आपको चाहिए, आपने मुझे व्हाट्सएप ही करना है 9518170000 पे कि हमें वो बच्चों की ट्रेनिंग दे दीजिए एजुकेशन वाली, हम आपको भिजवा देंगे, बात खत्म। आपको वो ट्रेनिंग कैसे करनी हो मालूम पड़ गया। तो अब आपके पास जब गांव में जाओगे तो आपके पास सोल्यूशन खेती का भी हो गया, एजुकेशन का भी हो गया, रोजगार का भी हो गया। अब स्वास्थ्य का है। मेरे ख्याल से आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी वाले, नेचुरोपैथी वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर है तो तैयार कर लेंगे, कमी है तो हर गांव में 5-5 लोग तैयार कर देंगे कि तुमको स्वस्थ कैसे रखना है। ऐसे ही हम लोग न्यायपालिका के लिए गांव के 5-7 बच्चों को न्याय प्रणाली समझा लेंगे। क्यों जी भाई, हमको अपनी व्यवस्था कैसे करनी है, तो आपको कल को आदमी कैसे चुनना है, आपको किसको वोट डालना है, किस तरह के आपको व्यक्ति को वोट डालना है, पार्टी को वोट डालना है, आपको किसी कंपनी को वोट डालना है या आपको मुद्दे को वोट डालना है। आप इलेक्शन करवाना चाहते हो कि सिलेक्शन करके भेजते हो, यह भी समझा देंगे। ये आपको अगले चरणों में पता चलेगा। यानी कहने का मतलब है आपके पास सलूशन है, ऐसी फीलिंग आपको होगी तो आप थोड़े हिम्मत से जा पाएंगे कि आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी को इसी काम में अर्पित किया हुआ है और वो इस काम पे लगे हुए हैं। तो थोड़ा आपका हौसला बढ़ेगा। इसी हौसले को बढ़ाने के लिए आपको यहां एक साथ रखा है और आप लोग एक दूसरे से जुड़ भी रहे होंगे मुझे लगता है इस यात्रा में। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम लंच के बाद सही टाइम पर वापस कितने बजे गया है? 2 बजे हम लोग फिर से यहाँ आकर एकत्र होते हैं और अगले सेशन में आपको अगले पॉइंट्स मिलेंगे। जो रह जाएंगे वो सवाल लिखते चले जाइएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।